नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू सेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2018 के पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चनों की आज हम बात करने वाले हैं। तो जो भी 2018 में आपका पेपर हुआ था, यूपी टेट पेपर 1 हुआ था, तो उसके हम सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हुए थे आज हम उनका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने मुद्दे पर आते हैं और आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना सीखना क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, गलत है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, गलत है। संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसी है? संज्ञानात्मक संकार्य, ठीक है। तो कोहलर क्या सिद्ध करना चाह रहे थे कि सीखना एक कैसा कार्य है? संज्ञानात्मक संकार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। आपको अगर कोई नई भाषा सीखनी है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षरों एवं शब्दों के मध्य सहचर्य से। वाक्यों के निर्माण से तो बहुत दूर की बात है, शब्दों के निर्माण से नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, सामान्य भी और विशिष्ट भी, ठीक है, सभी प्रकार के छात्र। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो इसका हो जाएगा गणना दोष। गणित की बात कर रहे हैं तो निरस्ता संबंधी दोष नहीं होगा, पठन दोष भी नहीं होगा, गणना संबंधी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव नहीं, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना नहीं, अलगाव नहीं, संवेदनशीलता, ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग यानी कि इमोशन का तत्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी। व्यवहारात्मक नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दैहिक भी नहीं होगा। एक सेकेंड, दैहिक भी नहीं होगा, व्यवहारात्मक भी नहीं होगा और संज्ञानात्मक नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो सबसे पहले आपको क्या होगा? सबसे पहले आपको मूल्यांकन तो नहीं होता, मूल्यांकन सबसे बाद की चीज़ है। ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी हमारे गलत हो जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बचा। पहले आप ज्ञान लोगे, फिर उसका अनुप्रयोग करोगे, फिर अवबोध करोगे। नहीं, पहले आप ज्ञान लोगे, फिर उसको अवबोध करोगे, समझोगे, फिर उसका अनुप्रयोग करोगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या करोगे? पहले आप ज्ञान लोगे, फिर उसको समझोगे, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करोगे, फिर उसका विश्लेषण करोगे, फिर उसका संश्लेषण करोगे, लास्ट में आएगा मूल्यांकन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। स्वेच्छाचारी, तो स्वेच्छाचारी अगर आप अपनी इच्छा से कुछ करोगे, बच्चों को ध्यान में नहीं रखोगे, तो ये है। जनतांत्रिक, ये भी होता है। सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर होगा विक्टर ब्रूम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, विक्टर ब्रूम। हर्जबर्ग नहीं होगा, मॉसले नहीं होगा, स्किनर नहीं होगा। तो इसका आंसर है विक्टर ब्रूम। 1964 में इन्होंने ये दिया था, ठीक है।
चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो वैयक्तिक या फिर सामाजिक अंतर्क्रिया या फिर सूचना प्रक्रियाकरण या फिर व्यवहार परिमार्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रक्रियाकरण। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। जो आपके कौशल होते हैं, स्किल होते हैं, अगर वो उसका ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके लिए क्या उपयोगी है। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। रेखीय विक्रम, साखीय विक्रम या फिर तैयारी और अर्जन। ना तो बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना कि इनमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर ये तो होता है, अनिश्चितता से निश्चित की ओर ये भी होता है, दृश्य से अदृश्य की ओर ये भी होता है, निगमन से आगमन की ओर ये नहीं होता, आगमन से निगमन की ओर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इन्होंने हार्वर्ड स्पेंसर ने आपको ये नियम बता रखे हैं शिक्षण के। पहला है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चितता से निश्चय की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सबसे पहले आप क्या करोगे, योजना बनाओगे। ना ही प्रतिपुष्टि होगा, ना ही शिक्षण होगा, ना ही प्रस्तावना होगी। सबसे पहले होगा योजना बनाना। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा अवबोध शिक्षण स्तर के शिक्षण में शामिल है। पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या फिर अन्वेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण या फिर परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड एवं संकुलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों। ठीक है, जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी उपलब्ध हो। तो तीनों ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह, यानी कि छात्र की बात करें, अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृश्य संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना या प्रत्यक्षाण संवेदना। तो ध्वनि से। ठीक है, जब आपको कोई बुलाता है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई बुला रहा है, तो आप बोल के ही अपनी जवाबदेही देते हो कि हाँ आ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्वनि संवेदना से आप अपनी उपस्थिति को दर्ज करोगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राग संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो इसकी अवस्था है 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझ। ना ही ऑप्शन नंबर बी होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य की योजना की सूझबूझ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो कौन है जो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। ठीक है, ना ही पेवलोव होगा, ना ही बिने होगा, ना ही मोस्ले होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया था? तो अधिगम के प्रयास एवं भूल। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है, ना ही ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा, ये होगा इसका आंसर, अधिगम के प्रयास एवं भूल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो ये होता है आपका ये ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष या समाजीकरण। ठीक है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित होता है? तो 8 से 10 वर्ष या फिर समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तृतीय अवस्था की बात करें तो तृतीय अवस्था होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये होती है आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था जो होती है उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था होती है आपकी पियाजे के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से अधिगम के योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा ऐसा कारक है जो शामिल नहीं है? इसका अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इसका आंसर मेरे ख्याल में सी होना चाहिए, रुचि। इसका आंसर डी है, तो इसका आंसर था डी, विषय वस्तु। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 23 था इसका आंसर है ये डी, विषय वस्तु का स्वरूप। अधिगम की रुचि भी होगा, सॉरी अधिगम की इच्छा भी होगा, रुचि भी होगा, प्रेरणा भी होगा, और ये विषय वस्तु का स्वरूप ये नहीं, इसमें शामिल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य की बात कर रहे हैं, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है सहायता परक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, या फिर आक्रामकता की आवश्यकता। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता परक व्यवहार। क्या है इसका आंसर? सहायता परक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 कह रहा है कि पश्च अन्वेषण और ये साधन लक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ये होंगे आपके स्वतः शोध के। ऑप्शन नंबर ए, एल्गोरिदम के नहीं होंगे, मानसिक वृत्ति के नहीं होंगे, प्रकार्यात्मक स्थिरता के भी नहीं होंगे। तो इसका होगा स्वतः शोध के। ठीक है, पश्च अन्वेषण और साधन दृश्य विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर ना तो स्क्रीनर है, ना ही रॉस है, ना ही एबिंगहॉस है, या फिर एमएल विरंगी भी नहीं है। इसका आंसर है ये गेट्स एवं अन्य। ठीक है, तो यह कथन गेट्स एवं अन्य के अनुसार है। ठीक है, इसमें से कोई सा भी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए, साहचर्यात्मक स्थानांतर का नियम। ठीक है, प्राथमिक नियम जो यानी कि मूल नियम की बात करें तो प्राथमिक नियम हमारे ये होते हैं अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, और ये जो तीनों है सारे प्राथमिक नियम है, ये वाला नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये आता है हमारा गौड़ नियम में। ठीक है, गौड़ नियम हमारे कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो होगा बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। ठीक है, 28 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये देता है आपके
व्यवहार के, ना ही तर्क के, ना ही चिंतन की, ना ही अभिप्रेरणा की, ये देता है व्यवहार के। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया करने लगता है, अर्थात उसकी अनुक्रिया या व्यवहार अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिकीय अनुबंधन। और ये किसने दिया था? ये आपका था ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत था ये दिया था आपका कोहलर ने, शायद कोहलर पेवलोव ने दिया था। पेवलोव, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा नाम। आई थिंक ये पेवलोव नहीं दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा क्वेश्चन नंबर 30 हमारा ये रहा, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, यानी कि लर्निंग की एक विशेषता नहीं है, तो कौन सी है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एक का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप प्रत्यक्ष रूप से कर ही नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ठीक बात है। अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है। योक्कम या सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं इन्होंने बता रखी है हमें। एक तो अधिगम अभिवृद्धि है, समायोजन है, लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों है, अनुभवों को संगठन है और क्रियाशील है। ठीक है, तो आज ये हो गए हमारे 2018 के यूपी टेट के पेपर 1 के CDP के 30 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।